तो आइए इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार कार्य नहीं किया। जितने भी अंग्रेजी कंपनियां थी ना, भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए गुलामी बंद करने का कार्य। गुलामी बंद करने का कार्य का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जितने भी ब्रिटिश कंपनियां थी, जितने भी अंग्रेजी कंपनियां थी, यहाँ से अपने देश से जितने भी सस्ते कच्चे माल था उसको इंग्लैंड ले जाता था और उसी सस्ते कच्चे माल से एक प्रोडक्ट बना करके अपने देश इंडिया में बेचता था। इससे काफ़ी फायदा होता था अंग्रेज लोगों को। यहाँ पे मुख्य रूप से अंग्रेज अपने देश में किस लिए आया था? व्यापार करने के लिए। यहाँ पे जो है लोगों को पंगु बना दिया था, सबको गुलाम कर लिया था। अंग्रेज लोग जो ही बनाते थे वही खरीद सकते थे। अंग्रेज लोग जो ही अपने देश में बनाता था इंग्लैंड के अंदर, उन सारे सामान को इंडिया में आकर के भारी कीमत पर बेचता था, ज़्यादा मुनाफा होता था। समझ गए ना। तो अंग्रेजी सरकार यानी कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया। तो यहाँ देखिए गुलामी बंद करने का कार्य, ये समाज सुधार नहीं किया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इस तरह से हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के अंदर में आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को ज़रूर एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ देखिए इसके बाद वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था ऑप्शन में रहेगा कि कर्म पर रहेगा कि धर्म पर रहेगा। तो कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कर्म पर आधारित थी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। यहीं पे जो है अपने देश का एक महान व्यक्ति, एक महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, यहाँ पे भाषण दिया था, जिसके कारण से हिंदू धर्म का पूरे विश्व में प्रचार हुआ। सभी जगह हिंदू धर्म का गुणगान किया गया। समझ गए ना। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो अमेरिका के शिकागो शहर में। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद सिविक्स के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं। तो जा करके उन सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। समझ गए ना। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढिए और उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था मुहम्मदन कॉलेज। यहाँ देखिए दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद करना है। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करते जाना है। ये नहीं जो यहाँ पे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आपको एक बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं कि आप लोग को इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करना है और आप लोग याद ही नहीं कीजिएगा। जब याद नहीं कीजिएगा तो कुछ फायदे नहीं मिलेगा। समझ गए ना। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कॉपी में लिख करके याद करना है। अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक थे ईवी रामास्वामी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे पेरियार के नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिराव फुले ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से आप लोगों को अगला प्रश्न देखिए, ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। और यही स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में
अपने धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसके कारण से पूरे विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इसकी प्रसिद्धि मिली। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद को भाषण देने का मौका मिला तो जितने भी वहाँ पे जितने भी व्यक्तियाँ थे, जितने भी जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिकागो के शहर में उपस्थित थे, उन्होंने अपने धर्म का बड़ाई किया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए गया, स्वामी विवेकानंद भाषण देना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कहा, मेरे प्रिय अमेरिकी भाई एवं बहनों, इस बात से पूरा विश्व, पूरा अमेरिका काफ़ी खुशी हुआ क्योंकि सभी लोगों ने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए गए तो सबसे पहले वहाँ पर उपस्थित जितने भी अमेरिकी लोग थे, क्योंकि अमेरिका में भाषण देने के लिए गया था, तो उस सम्मेलन में जितने भी अमेरिकी भाई एवं बहनों उपस्थित थे उसको संबोधित करके फिर जो है अपने धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से स्वामी विवेकानंद की चर्चा प्रसिद्धि पूरे विश्व में हुई। समझ गए ना। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से याद करना है। और इसके बाद यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शांति निकेतन का संस्थापक कौन था, यानी कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन का स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस तरह से हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद करने के लिए कह रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से जरूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा था राज सुंदरी देवी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से याद करते जाना है। जब वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा ना तो किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, आप लोग को 100% जरूर याद हो जाएगा। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? अब देखिए, प्राचीन समय में बहुत पहले की बात है, उस समय तो इतना बल्ब नहीं था, इतना लाइट नहीं था, तो लोग लालटेन, डिबिया, दिया के सहायता से पढ़ता था। उस समय इतने अभाव में, इतने संसाधन की कमी में पढ़ लिख करके देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने कम संसाधन में भी पढ़ लिख करके बहुत आगे तक गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो संसाधन के अभाव में भी बहुत आगे ऊंचाई तक गया। यहाँ देखिए ना, किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, राज सुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। अब इसके बाद देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? तो स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुआ था 1819 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ना। आप लोग को एक बेहतरीन तरीके से याद करना है। बेगम रुकिया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो बेगम रुकिया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने के लिए कलकत्ता और पटना में विश्वविद्यालय खोले। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगते रहता है कि हमारे देश भारत में जितने भी मुस्लिम है ना, ये देश के विरोध में रहता है। नहीं भाई, इसी देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, वह भी तो एक मुस्लिम व्यक्ति ही थे। अगर उसको इंडिया से नफरत होता है तो वह पाकिस्तान चले जाता है, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल पे मिसाइल बनाते गया, जिसके कारण से आज भारत परमाणु संपन्न देश है। जितने भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को हम लोग जो है अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, ये किसका देन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही देन है। तो आप लोग भ्रम में मत रहिए, जितने भी मुस्लिम है वह भी हमारे देश का निवासी है। समझ गए ना। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि मुस्लिम लोग अच्छा नहीं करता है। बहुत सारे अच्छा कार्य किया है, बहुत सारे काम किए हैं। देखिए ना, मोहम्मद रफ़ी के एहसानों को कभी भुलाया जा सकता है? मोहम्मद अजीज़, बहुत सारे ऐसे ऐसे गायकों का जन्म हुआ जिन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया। तो इसलिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं करना है, सब लोग हम भारतीय हैं, भारतीय बन के रहना सीखिए। समझ गए ना। इसलिए किसी दूसरे धर्म से भेदभाव मत कीजिए, सब हम लोग भारतीय हैं, भारतीय बनकर ही जिएंगे और भारतीय बनकर ही मरेंगे। समझ गए ना। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना कोई ईसाई, हम सब भारतीय हैं। इस तरह का भाव अपने मन में रखिए, इस तरह का विचार अपने मन में रखिए। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं सोचना है। सारे मुस्लिम को बुरा नहीं कह सकते हैं। अब बोलिएगा पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलने के लिए, तो पाकिस्तान के बारे में तो कोई अच्छा नहीं बोलेगा। वो तो हमारे देश के लिए हमेशा जो है काले सिद्ध हुआ है, अच्छा नहीं ना है। पाकिस्तान नाजायज़ है, उसके बारे में हम क्या बोले? वहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं सब क्या है? कुत्ते मानना है। वह कभी भी भारत के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन अपने देश इंडिया में जितने भी मुसलमान भाई हैं सब भारतीय हैं, सब भारतीय की तरह सोचे। इन्हें जो अन्न खा रहे हैं इंडिया का, अब बड़ाई करेंगे पाकिस्तान का, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तो सारे मुस्लिम बुरा नहीं होते हैं और सारे मुस्लिम अच्छे भी नहीं होते हैं। समझ गए ना। इस तरह से आप लोग को एक बेहतरीन तरीका से समझना है, किसी भी धर्म के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है। जो जैसा करेगा उसी के अनुसार से उसको फल मिलेगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? तो अलीगढ़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला, यानी कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? तो अलीगढ़ में। विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया? जब किसी का पति मर जाता है तो उस महिला को क्या कहते हैं? विधवा। और जब विधवा हो जाता है तो उसको कहीं तरह से समाज में अच्छा नहीं देखा जाता है, उसको कहीं रूप में, किसी भी रूप में
समाज में अच्छा नहीं देखा जाता है और उसे हमेशा ज़िंदगी भर कष्टों को झेलना पड़ता है। इसलिए जो है विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया, जिसके चलते अब विधवा महिला भी किसी के साथ शादी कर सकता था। समझिए ना, पहले जो है ना समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ थी। पहले लोग पढ़ते लिखते कम थे, जिसके कारण से उस समय जो है सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का मतलब यह हुआ, जब किसी का पत्नी मर गया तो उसी के साथ पति को भी मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। जब किसी का पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रकार के प्रथा को कहते हैं हम लोग सती प्रथा। समझ गए ना, ये काफ़ी दिनों तक चला। जब धीरे धीरे लोगों में ज्ञान आया, लोगों में चेतना आया, तब लोगों ने विधवा पुनर्विवाह कानून लाया। समझ गए ना, जिसके कारण से विधवा महिला भी किसी के साथ शादी करके अपना जीवन यापन एक अच्छे तरीक़ा से चला सकता था, एक अच्छे तरीके से गुजार सकता था। जब एक विधवा, जब उसका पति मर जाता था तो उसको समाज में कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता था, उसको कोई भी वैल्यू नहीं देता था, उसको कहीं पर भी एक सम्मानदायक जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया था। समझ गए ना, इसीलिए जो है विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो राजा राम मोहन राय के जो है प्रयासों से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और ब्रह्म समाज का स्थापना आप लोग जानते ही हो, जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो इलाहाबाद में मिलता है, कि अहमदनगर में मिलता है, कि रांची में मिलता है, कि एरन में मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला थी रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो वह था राजा राम मोहन राय। इसी के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया? तो सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध लगाया था हर्षवर्धन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखिए हरविलास शारदा के प्रयास थे 1929 ईस्वी में जो शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? तो शारदा कानून लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद ये 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था बनारस में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो असभ्य देश मानता था भारत को थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा हो जाएगा। ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले कुत्ता था, हरामी था, जो अपने देश, इतना महान देश जो सबके बारे में भला ही सोचता है, किसी के बारे में बुरा नहीं करता है, किसी को बुरा नहीं चाहता था, इसको मानता था असभ्य देश। ये कुत्ता हरामी थॉमस बेबिंगटन भारत को असभ्य देश मानता था। निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? यानी कि संस्कृत एवं फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे कौन? तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि रांची जिला स्कूल का स्थापना कब हुआ था? तो रांची जिला स्कूल का स्थापना हुआ था 1839 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था विलियम जोन्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना किया था G.R. ओसले ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, अपनी वैश्विक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था महात्मा गांधी का। गांधी जी का मानना था कि हम अपने देश भारत में रहते हैं तो हमेशा भारतीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, भारतीय रूप में रहना चाहिए, हम सभी रूप में भारतीय होना चाहिए। यहाँ के क्षेत्रीय भाषा, यहाँ के राष्ट्रीय भाषा, यहाँ के राज्य स्तरीय भाषा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अनुसार से चलना चाहिए। लेकिन जब से ये अंग्रेज़ अपने देश इंडिया में आया है तो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और उसी के अनुसार से बिहेव कर रहा है। अंग्रेज़ लोगों का पहनावा, उसका रहन सहन, उसका आचार विचार किस तरह से है, इससे तो आप लोग भली भांति वाकिफ़ है। कपड़ा बढ़िया तरीक़ा से नहीं पहनता है, तरह तरह की बुराइयाँ हैं। लेकिन यही अंग्रेज़ जब अपने देश इंडिया में आया, जब इंडिया को गुलाम बनाया, तो जिस तरह से अपने देश इंग्लैंड में रहता था अंग्रेज़ लोग,
इसी तरह का शासन यहाँ पर भी स्थापित कर दिया। लोग जो है छोटा छोटा कपड़ा पहनता था, बहुत तरह की बुराइयाँ थी। तो यहाँ देखिए अपने वैश्विक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बहुत पैदा कर दिया। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? तो एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल खोला गया था 1895 ईस्वी में। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना डब्लिन मिशन के द्वारा की गई थी। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में। और शांति निकेतन का संस्थापक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। समझ गए ना? शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो शांति निकेतन के संस्थापक था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा है। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई होती है ब्रेल लिपि की सहायता से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो लॉर्ड मैकाले पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुआ? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में जो है बम्बई जगह स्थापित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो सूती कपड़े के छींट के, यानी कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो सूती कपड़े की छींट के। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी एक परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला एक मशीन है। स्पिनिंग जेनी क्या है? ये परंपरागत है, जो पहले से चलते आ रहा है, यानी कि परंपरागत तकलियों की उत्पादक बढ़ाने वाला एक मशीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। भारी अभियंत्रण संयंत्र, जिसको हम लोग HEC के नाम से भी जानते हैं, झारखंड राज्य किस शहर में स्थित है? तो भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के जो है रांची में स्थित है। तो इसका प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यहाँ पर हम इतना मेहनत से आपको बता रहे हैं, तो जितने भी तेज स्टूडेंट होंगे और जो बुड़बक है, जिसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो थोड़ी ही याद करेगा। अरे भाई, इसके बारे में भी एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाएंगे। अभी पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लो, इसके बाद क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का कर्तव्य है, अभी समय कम बचा हुआ है, तो इतने कम समय में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को एक बेहतरीन तरीका से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, जो याद करने वाला है। यहाँ देखिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद सिविक्स हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे सब्जेक्टों का एक बेहतरीन तरीका से हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को कॉपी में लिखते जाइएगा और रोज़ रिवाइज कीजिएगा, रोज़ पढ़िएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। समझ गए ना? जो हम बता रहे हैं उसी के अनुसार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? तो चरखा का दिया गया था स्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? दूसरा। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, मसलिन यानी कि मलमल क्या है? तो बारीक सूती का एक कपड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े पहनते थे? तो राजस्थान और गुजरात में बड़ाना शैली के कपड़े पहनते थे। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्न को ऐसे में मत लीजिएगा कि सर जी नहीं पूछेगा, पूछा ही जाएगा। समझ गए ना? टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? तो टीपू सुल्तान की तलवार बुदज स्टील की बनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जॉन के ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अरे भाई, अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हो ना, तो क्लास 10वीं में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो अभी एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि आप लोग इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा ना, तो समझिए ना 80% क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्लास 10th में दे सकते हो। क्लास 8th के सिलेबस जब पढ़ लेता है ना विद्यार्थी, तो बहुत आगे निकल जाता है। समझ गए ना? हम कितना वीडियो में बताएंगे। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो टिस्को में स्टील का उत्पादन 1912 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम लोग किसको? तो अहमदाबाद को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो कालीकट बंदरगाह पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए। लौह अयस्क को खोद कर लाने वाले लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? तो अगरिया समुदाय के। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा।
भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो भारी अभियंत्रण, जिसको हम लोग HCEC के नाम से भी जानते हैं, तो भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये चंपारण किस राज्य में स्थित था? तो चंपारण था बिहार राज्य के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। देखिए, अंग्रेज लोग था ना, यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाता था। नील की खेती करने से क्या होता था? हमेशा किसान को घाटे होता था। एक तो नील उपजाता था और नील सस्ता में खरीदा था, महंगा में नहीं खरीदता था। एक तो अंग्रेज सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाता था, और दूसरा जो भी नील उपजता था, यहाँ के किसान जो भी नील उपजाते थे उसको सस्ता में खरीद करके पूरे यूरोप में महंगा में बेचता था। यहाँ के किसान लोग यानी कि अपने देश भारत के किसान लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे। पहला जो भी नील की खेती करता था और उससे जो भी कुछ उपजता था, अंग्रेज सरकार उसको सस्ते में खरीदता था, महंगा रूप में नहीं खरीदता था। इसके कारण से किसान को काफ़ी क्षति होता था, काफ़ी हानि होता था। और उसके बाद जिस खेती में नील का खेती किया जाता था, उस खेत की उर्वरा शक्ति, उस खेत की ताकतें खत्म हो जाता था, जिसके कारण से उस भूमि पर आप कोई भी फसल उपजा नहीं सकते थे। पहला कारण क्या था? नील की खेती करता भी था तो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार सस्ता में खरीदता था, महंगा में बेच नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। और दूसरा, जिस भूमि पर नील की खेती करवाया जाता था, उस भूमि की उर्वरा शक्ति, उस भूमि की ताकतें समाप्त हो जाता था, जिसके बाद उस भूमि पर फिर आप दोबारा कोई भी फसल उपजा नहीं सकते थे। ऐसे में किसानों को तरह तरह की समस्याएं आती थी, क्योंकि उस समय में इतनी सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। लोग सब खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन गुजारा करते थे। मान के चलिए, जब आप हमसे नील की खेती ही करवाइएगा और उसके बदले में एक अच्छा रकम नहीं दीजिएगा और नील का खेती ही करेंगे, उसके बाद क्या होगा? हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, दूसरा फसल हम उपजा नहीं सकते हैं। ऐसे में किसानों की तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। समझ गए ना? इसके लिए जो है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। समझ गए ना? सारे किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि हम नील का खेती नहीं करेंगे, हमको तरह तरह की समस्याएं आती है। उन्होंने कहा, एक तो आप सस्ता में खरीदते हैं, दूसरा हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। तो ऐसे में उस भूमि पर हम कोई भी फसल उपजा नहीं सकते हैं। जब हम फसलें नहीं उपजा पाएंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा किस तरह से, रहेगा किस तरह से? समझ गए ना? तो इसके विरुद्ध नील की खेती न करने के लिए बिहार में महात्मा गांधी ने भी जो है चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और सारे किसानों को मदद किया। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो धन का निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, माहलवाड़ी व्यवस्था में माहलदार किसे कहा जाता था? तो माहलवाड़ी व्यवस्था में माहलदार कहते थे हम लोग गाँव की मुखिया को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह कब प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से जो है भेंट हुई। अब इसके बाद देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। यानी कि वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। समझ गए ना? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस जनरल के समय हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो पहली चाय कंपनी असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, माहलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? तो माहलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तैयार की थी होल्ट मैकेंजी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए हम लोग नील का इस्तेमाल करते हैं ना। तो यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 से और 60 के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1833 ईस्वी में। यानी कि चाय और चीनी पर ब्रिटिश सरकार का ही पूर्ण अधिकार था। वह उसको कहाँ बेचता, कहाँ नहीं बेचता, किस तरह से उसका यूटिलाइज करता, ये सारा अधिकार एक ही के पास था, हुआ था ब्रिटिश। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, नील आयोग किन की अध्यक्षता में गठित हुआ? तो नील आयोग जो है सीटोन कार के अध्यक्षता में गठित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार है दीनबंधु मित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को जब उल्टाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे दीनबंधु मित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत
सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो धन संग्रह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य से संबंध रखते थे। इसके बाद देखिए किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कितूर पर कब्जा, यानी कि कितूर पर कब्जा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो इंग्लैंड की थी, समझ गए ना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के आधार पर राज्य के विलय का सही क्रम चुने। तो यहाँ देखिए संतरा हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं ना, सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिखिएगा, उसको एक बेहतरीन तरीका से सब रोज डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाया गया था। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शाहजहां, यानी कि शाहजहां देखिए ना, चौथा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ था। इसके बाद देखिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसी राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल के नवाब बनाया गया? तो सिराजुद्दौला के हत्या के बाद जो है बंगाल के नवाब बनाया गया मीर जफर। बक्सर युद्ध कब हुआ? तो बक्सर युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला श्रीरंगपट्टनम हुआ था, समझ गए ना। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो विलय की नीति था लॉर्ड डलहौजी की नीति। इसके बाद देखिए आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब, समझ गए ना। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इसके बाद देखिए वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो 1857 में दिल्ली का सम्राट था बहादुर शाह जफर, समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अंतिम तक एक बेहतरीन तरीका से देखा होगा, तो सोशल साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हिस्ट्री के अंदर, तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखा होगा उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक एक बेहतरीन तरीका से देखे हो, तो आपकी एनएमएमएस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस के ऊपर, मैथ सेट के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। नहीं देखिएगा तो आप ही का घाटा होगा, समझ गए ना। समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सारे वीडियो, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।